था कल का पेपर केमिस्ट्री का? हाँ जी। ऋषि है क्या क्लास में? ऋषि ठीक था। ऋषि है क्या? नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैं एक बार मेरे को रीच आउट कर लेना बेटा क्लास के बाद ना, ठीक है? आरुष है, आरुष? यस मैम। आप भी एक बार मेरे को रीच आउट कर लेना, ठीक है? कर लेना, मतलब ये मत कहना मैम करेंगी तब हम करेंगे, खुद ही कर लेना। अपने ग्रुप में कर लेना या मुझे पर्सनली कर लेना, बस अपना नाम जरूर बता देना अगर पर्सनली कर रहे हो तो, ठीक है? हाँ, नंबर सेम नहीं है ना। Okay. विशाल आपको भी रीच आउट करना है। सक्षम आपको भी हो ना, दोनों सक्षम और ये विशाल। गौरव आपसे तो मैं बात कर लूंगी, ठीक है? देखो, अगर मैं लास्ट 3 मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस देखूं ना तुम लोगों की, इम्प्रूव तो हुआ है स्कोर केमिस्ट्री में। सो एक मिनट। हाँ, तो इम्प्रूव तो हुआ है स्कोर, विच इज अ गुड पॉजिटिव साइन फॉर मी। लेकिन जैसे कुछ बच्चों के कम है, आप लोगों को ना देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैं पेपर खुद सोल्व कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली पेपर थोड़ा सही लगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा पेपर। ये तुम्हें भी लगा होगा, जिन बच्चों के नंबर आए हुए हैं, कि पेपर में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था। कि मैं मतलब 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद ना बने होंगे, मतलब नहीं बनने चाहिए थे, बाकी ठीक था पेपर। 10, 12, 12, 13 इतने के आसपास मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने पढ़ाया बना लेने चाहिए थे पेपर तो। बाकी तो ठीक है, लेकिन गौरव इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। मैं बाद में बात करूंगी आपसे, अभी करने लग गई तो क्लास का टाइम चला जाएगा, ठीक है? ठीक है, अगर पेपर सही होता तो तुम्हारे जितने मार्क्स आए हुए ना उतने नहीं आते, जितने तुम्हारा स्कोर आया ना, इट मीन्स पूरे साल कुछ पढ़ाई भी नहीं की तुमने। खैर, विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है? सो जिसके भी 35 से कम आया है ना, आप लोगों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है अपनी परफॉर्मेंस। मुझे ऐसा फील हुआ है इस पेपर को देख के। गर्व, आप अच्छा कर रहे हो इस बार, एक्यूरेसी तुम्हारी ठीक है, बट स्टिल ये थोड़े से कम मार्क्स हैं जितने आपके आए हैं, ठीक है? गर्व सुनाई दिया है क्या गर्व? यस मैम। हाँ, मतलब तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है, जो कि एक अच्छी बात है, बट तुम इससे ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते थे मेरे हिसाब से। बाकी एक बार मुझसे बात कर लेना प्लीज, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, और कर लेना। हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि टीचर ही रीच आउट कर रहा है। आर्यन, मेरे को समझ नहीं आता तुम्हारा, जब घर पे बैठ के टेस्ट देते हो तो तुम्हारा स्कोर नहीं आता, और जब ऑफलाइन जाते हो तो तुम्हारा स्कोर एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। ये क्या सीन है, मेरे को तो बता दो। ऑफलाइन मजा आता है क्या देने में? घर पे कैसे देते हो तुम टेस्ट? है, बहुत स्कोर में फ्लक्चुएशन है, हद ज्यादा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर डिस्कस करना। और संडे को तो रह गई थी तुम लोगों की क्लास। आप लोग लेट आए थे क्या वहां से, सेंटर से? कितने बजे आए थे तुम लोग घर पे? बोलो, सन्नाटा क्यों छा रहा है? 2 बजे आ गए थे घर पे? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
26 क्वेश्चन था ये तुम्हारे पेपर में। रविंदर, आप बताओगे कैसे किया था? मैम मुझे नहीं किया। नहीं किया? इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा आपने? मैम थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ जी। कंफ्यूजन हो गई थी मैम। अच्छा, सौम्या आपने किया था? सौम्या आपने किया था? गलत हुआ था। और ये बल्कि पहले तुम्हारे टेस्ट में आ चुका है तुम लोगों के, मुझे याद है, डिस्कस कराया था मैंने। सिमरन आपने किया था? यस मैम। क्या किया था इसमें तुमने? मैम फर्स्ट ऑप्शन था। अच्छा, बाकी क्यों गलत थे? मैम क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है तो मैम उससे पार्शियल चार्ज आता है मैम। मैम इसमें मैम सेकंड में है कि मैम वो कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं और डबल बॉन्ड लिखा है तो मैम वो तो होगा नहीं मैम। राइट। मैम एंड डी है मैम, उसमें कहा है कि मैम इंक्रीज करता है कि डिस्टेंस के साथ, तो मैम वो डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ। ठीक है। एंड और मैम सी? एंड मैम जी मतलब जो मतलब मैम एक मैम इसमें मतलब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मैम इसमें थोड़ा सा वैसे वो रॉन्ग लगा था, वैसे मुझे मैम इसमें कंफ्यूजन है। देखो, जब आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हो ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है, कंडीशन होती है उसकी, ठीक है। इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना बिटवीन टू एटम, तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, आपका परमानेंट इफेक्ट होता है ये। तो वहां पे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ट्रांसफर की बात नहीं करते हैं। ये जैसे यहाँ पे एक्स है, मान लो ये क्लोरीन है और ये कार्बन है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन इस पे मैं ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है। ये सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या आते हैं, पार्शियल चार्जेस डेवलप आते हैं। पार्शियल चार्ज तभी डेवलप होता है जब खींचता है वो, ठीक है, ना कि जब ट्रांसफर होता है तो कंप्लीट चार्जेस आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, तो बी जो स्टेटमेंट अभी बोली है सिमरन ने, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ देम joined by डबल बॉन्ड, गलत है, ट्रांसफर नहीं होता। ये तो हम मेसोमेरिक में देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी गलत है। इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, ये भी गलत है, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। जैसे इस कार्बन पे ज्यादा ये फील करेगा चार्ज, राइट, और जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसका जो क्या बोलते हैं प्रभाव है, जो उसका असर है वो कम होता जाएगा, ठीक है जी। सो यानी कि इसका ऑप्शन ए था। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था, मेरे को लगता है ये आना चाहिए था, बिकॉज दिस इज अ मतलब वन ऑफ द, मैं बोलूंगी मोस्ट इजी क्वेश्चन इन योर पेपर। अभी तो जीओसी के अंदर वो गया ही नहीं, सच बताऊं तो। हालांकि जीओसी से था, वो जीओसी के ऊपर ऊपर वाला क्वेश्चन ही होता, वो वाला इसने पूछा, अंदर तो वो गया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन से। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन तुम लोगों को पढ़नी है, अगर नहीं आता था ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, तुम्हारा जो लास्ट पेज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वो आप लोगों को रीड करना है। देखो, अगर तुमने एप्लीकेशन पढ़ी होती तो थोड़ा बहुत भी अगर कभी पढ़ा होता तो याद आता। जैसे अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल को किससे मैच करोगे आप? फोटोसिंथेसिस से मैच करोगे, सबको ही पता होगा, ठीक है। तो डी का तो आर है, यानी कि सिर्फ एक ही ऑप्शन तुम लोगों को एलिमिनेट हुआ है। अब यहाँ पे मैं देखो सी में सब में क्यू है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, तो इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बी का देखो ईडीटीए क्या करता है, हार्डनेस ऑफ वाटर हेल्प करता है, क्योंकि जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से हार्डनेस है, ईडीटीए क्या करता है उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो उसको हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है ईडीटीए को, ठीक है। सो ईडीटीए का आएगा, मतलब बी का आएगा पी, और अगर बी का पी आएगा तो अपना ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है,
ठीक है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बताया था मैंने तुम लोगों को, मिथाइल सैलिसिलेट को बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। क्या था अपना, मिथाइल सैलिसिलेट। हाँ बोलो बोलो। मैम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन एस्पिरिन को भी कहते हैं? नहीं, दिस इज डिफरेंट। ओके मैम। ये अपना सैलिसिलिक एसिड था, है ना। और यहाँ पे था ये, हाँ ये तो एस्पिरिन ही है अपना, और यही आपका मिथाइल सैलिसिलेट भी है। यस, दिस इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन सिमरन, ठीक है। सो ये अलग से करवाया था तुम लोगों को, थोड़ा सा याद रहता तो ठीक था। बाकी इंसुलिन प्रोटीन है तो कह रहे जिंक उसमें प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ए का क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग था ये, ठीक है। तो आप लोगों को अगर नहीं पता था तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक बार रीड कर लेना, रीड भी कर लोगे या फिर उसको वहां पे मार्क कर लो कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन रिवाइज करोगे तो एक बार वो जरूर पढ़ के चले जाना, क्योंकि उससे सवाल आ जाता है, ठीक है। 28 पे चलते हैं। 28 है, when N2 is converted into N2 plus, O2 is converted to O2 plus, bond strength बतानी है आपको। चेक कर लो, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ये मेरे ख्याल से सब बच्चों ने किया होगा, किसी ने नहीं किया है तो देख लो। N2 में क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो N2 प्लस में 13 है, राइट। 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी इसकी, कम होगी, राइट। अब O2 में क्या है, 16 है इलेक्ट्रॉन, और O2 प्लस में कितने आपके, 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 स्टार 2px 5 स्टार 2py में, ठीक है। O2 प्लस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जब तुम एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा, ठीक है। कोई है बताओ जिसको नहीं पता, मतलब हो गया ना, कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द स्पीसीज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सबसे स्ट्रॉन्गली माइनस आई यही दिखा रहा है, और NO2 का ज्यादा होता है CN से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। डन। गलत क्यों हुआ था राहुल? मैम मैंने NO2 को पहले लगा दिया था। नहीं, ये तो दो CN और NO2 इतने इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो इसकी पावर आप लोगों को याद रखना है। यस मैम, मैंने सबसे पहले NO2 फिर उसके बाद साइनाइड, उसके बाद लगाया था NH3। घर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी सीरीज याद कर लो, कम से कम जो इम्पोर्टेंट है ना, ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, ये सबको ही याद होना चाहिए, क्योंकि NO2 CN इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग याद रखो कि NO2 का ज्यादा होता है CN से। बाकी जो मैंने सीरीज लिखवा रखे आज एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। वो तुम्हें ट्रिक भी करनी है तो गूगल पे भी लिखोगे ना, वो तुम्हें ट्रिक दे देगा माइनस आई के सीरीज को याद करने की, इफ यू वांट टू लर्न, बट जरूरी नहीं है, मेन याद रख लो। नेक्स्ट आते हैं, रिएजेंट नीडेड फॉर, ये तो बहुत सिंपल था। एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कौन करता है, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये आपका उससे था, क्या बोलते हैं मैम GOC से। GOC से था, जिसमें आप लोग जेल डाल मेथड या वगैरह ये पढ़ते हो। मोल कॉन्सेप्ट से भी तुम बोल सकते हो, इसको जनरली मोल कॉन्सेप्ट में ही काउंट करते हैं। देखो क्या करना है इसके अंदर, आपको दिया हुआ है कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.858 ग्राम ऑफ कंपाउंड X गिव्स
2.64 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1.26 ग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, आपको लोवेस्ट मोलिकुलर मास बताना है X का कितना होगा। आर्यन कैसे किया था? मैम पीओसी होता है मैम, वो मॉल कॉन्सेप्ट में मैम वो लगाया था। हाँ बताओ क्या लगाया था। मैम वो उससे बन तो नहीं रहा था, पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था मैम, उससे सिमिलर वो बन रहा था मैम, C2H4O बन रहा था मैम वो, तो मैम उसका मास मैंने लिख दिया था। नहीं, गलत है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। जब आप लोग परसेंटेज निकालोगे ना, कार्बन का निकालोगे और हाइड्रोजन का निकालोगे तो देखोगे कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज ऐड करके आपका 100 आ रहा है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे पहली बात है होगा ही नहीं। बाकी मैं बता देती हूँ आपको तरीका कैसे करना है। देखो मोल्स निकाल के कर लो, मैं पूरा समझा रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से देख लो। देखो अभी आप नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि उसने ये नहीं बोल रखा कि हाइड्रोकार्बन है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो बोल देगा ना कि हाइड्रोकार्बन है तो हम श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ऐसे केस में यू कैन क्या बोलते हैं फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। अगर आप परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाएगा इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो तुम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, या वो भी छोड़ो। सबसे पहले अगर मैं CO2 की बात करूं तो 44 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है? 12 ग्राम कार्बन है। यस और नो? तो 2.64 में कितना होगा? 12 बाय दोनों दो तरीकों से बता दी इसको, 12 बाय 44 इंटू 2.64। तो यानी कि आपको ये पता चल जाएगा 2.64 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है, ये अपन निकाल लेंगे। मैं भी कैलकुलेट करके यहाँ लिखती हूँ। वाटर में देखो 18 ग्राम पानी में कितना है हाइड्रोजन? 2 ग्राम है। तो 1.26 ग्राम में कितना होगा? 2/18 इंटू 1.26, ये आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर में राहुल बोल रहा है 0.72 आया है, नीचे का बताना 0.14 है मेरे ख्याल से, है ना? निकाल के देखना एक बार। तुम लोग भी कैलकुलेटर से निकाल रहे हो क्या? कोई नहीं, मैं निकाल देती हूँ। हाँ 0.133 आ रहा है, तो आप इसको 14 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया कार्बन का मास। तो अगर मुझे मान लो परसेंटेज लिखनी हो कार्बन की तो कैसे लिखूंगी? मास ऑफ कार्बन है ना, कंपाउंड का मास कितना है? 0.858 इंटू 100, ऐसे ही निकालूंगी। यस और नो? ऐसे ही हाइड्रोजन का परसेंटेज 0.14 बाय 0.858 इंटू 100। ठीक है, ये निकालूंगी परसेंटेज। जब आप इसको करोगे, करना इसको सोल्व, कितना आ रहा है? 0.72। मैं तो इससे कर रही हूँ कैलकुलेटर से। 72 बाय 0.858, तो ये आ रहा है मेरे पास 83.9% आ रहा है। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 83.91, और अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये आएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, ये आ रहा है 16.3%। तो आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे जो है आप लोगों का ऑक्सीजन नहीं है, दिख रहा है सिर्फ, वो जो भी आपका कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन है, तो देयर इज नो ऑक्सीजन। ठीक है, अब तुमने वो सुना है निकाल, कभी पढ़ा होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, पढ़ा है ना कैसे निकालते हैं? तो बस तुम्हें बिल्कुल वैसे ही निकालना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन तुम्हारे पास है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, तुम्हें वही सॉल्व करना है और तुम्हें वहां पे निकाल के आना है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वहां पे निकल जाएगा। ठीक है, ये तो था, सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए निकाला है कि तुम्हें ये पता चले कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है। बाकी इसको निकालने का क्या तरीका है जिससे तुम फटाफट निकाल सकते हो? यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो CO2 के, 2.7 सॉरी 2.64 0.06 0.06। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 0.07
कितना बताया? 0.07 यही बताया, ठीक है। तो आपको ना एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली शायद मैंने कभी बताई होगी। ठीक है, सो यहाँ पे x कितना आया है, नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना, 0.06 आया है, और आपका ये कितना आ जाएगा 0.14, यस और नो? तो बस इसको आप सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका C3H7। ठीक है, ये आप बिल्कुल इस तरीके से जा सकते हो, बहुत आसान तरीके से। सो ये कितना हो जाएगा, 36 + 7 कितना हो जाएगा, 43। तो 43 क्या होगा, मोलिकुलर मास होगा x का। ठीक है, डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत आते हैं। तो जब मैं मोल कॉन्सेप्ट कराऊंगी तो तुम देखोगे 2025, 24, 23 में इस टाइप के सवाल काफी आएंगे। तो जितने भी ऐसे टाइप के अपने सवाल बनते हैं हम सारे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर दोबारा मॉक टेस्ट में आए या जेई में तो तुम लोग कर पाओ। ठीक है, बाकी ये इस तरीके से निकाल सकते हो, सिंपल। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन कैसे बनता है, एक तो ये पूछ लिया उसने, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता था कि वो पूरा ये लिख के दे दे, और ये ना पूछ के लोवेस्ट मोलिकुलर मास ना पूछ के तुमसे ये पूछ लेता कि परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बता दो, देन फिर आप ये निकाल के आ जाते। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, डीएनए के 5 बेस पेयर होते हैं, गलत है। कितने होते हैं कैट जी? ये अपना साइटोसिन था, दिस इज एडेनिन, थायामीन, और ये अपना ग्वानिन। ठीक है, तो ये गलत है। एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायामीन के साथ, बिल्कुल ठीक है। साइटोसिन ग्वानिन के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला गलत था और दूसरा क्या है, ठीक है। डन कर लोगे तो बायोमोलिक्यूल से तुम्हारे जेई में भी इजी आते हैं, कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट करते हैं, ये भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर किसी प्रीवियस मॉक टेस्ट में या मेजर टेस्ट में कभी आया था। एक कंपाउंड, ध्यान से सुनना जिसका नहीं हुआ है, क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ एक्स, प्लीज आंसर मत बोलो, अगर आप लोगों का ठीक था तो बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला आप लोगों को दिया हुआ है, ये वो कह रहे हैं कि इनसोल्युबल है इन एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट में, लेकिन डिसोल्व है NaOH में। ठीक है, यहीं तक ही रुक जाओ एक बार। अब तुम ध्यान से देखो जो आपको क्या बोला है। अच्छा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स, मोलिकुलर फॉर्मूला ये आपको एक्स और वाई बता रहा है। अब ध्यान से देखो, एक्स या तो मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल हो सकता है ना, या फिर मेरे पास क्या हो सकता है, एक्स क्रिसोल हो सकता है, चाहे फिर वो मेटा क्रिसोल हो चाहे फिर वो ऑर्थो क्रिसोल हो। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए क्रिसोल क्या होता है, वरना गया है सवाल। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कि एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट में इनसोल्युबल है, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, बात तो ठीक है ना। चाहे तुम्हारा फिनोल हो चाहे तुम्हारा अल्कोहल हो, मैंने लिखवाया भी था, ये तुम्हारा NaOH के साथ टेस्ट नेगेटिव देता है, राइट। लेकिन वो NaOH में डिसोल्व हो रहा है। तो तुम मुझे बताओ, अल्कोहल रिएक्ट करता है NaOH के साथ या फिनोल करता है? फिनोल करता है, फिनोक्साइड आयन बनता है। तो यानी कि बेंजाइल अल्कोहल तो हो ही नहीं सकता। ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए, मैंने तुम्हें बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है पेपर में। यानी कि या तो ऑप्शन मेरा सी है या ऑप्शन मेरा डी है। फिर वो कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन कराई है ब्रोमीन वाटर के साथ एक्स की। ठीक है, तो आपको मिला है C7H5OBr। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसकी करवाती हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्रोमीन मिलेगा ना, ऑर्थो और पैरा पे, और अगर मैं यहाँ कराती हूँ तो मेरे को सिर्फ इस पे मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी CH3 ऑक्यूपाइड है ना, उसको हटा नहीं सकते हो तुम लोग, कहीं तुम्हारा मन करे मैम चलो हटा देते हैं। तो अब देख लो, इसकी नंबरिंग करके देख लो क्या नेम बन रहा है इसका, 1 2 3 4 5 6, इसका बन रहा है
2,4,6 ट्राइब्रोमो 3 मिथाइल फिनोल। देख रहे हो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, मतलब ट्राइब्रोमो 3 मिथाइल फिनोल। तो ये मेरा डी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्या बन रहा है, 3,4 पे तो कुछ 3 पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, ध्यान से देखो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पे ही आएगा। CH2Br बन सकता है क्या? कहाँ पे बनाओगे CH2Br जी? CH2Br, अच्छा ब्रोमीन वाटर के साथ कैसे बनाओगे? ये दिया हुआ है क्या तुम लोगों को? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन दी हुई है। 1000 बार पढ़ाने के बाद भी तुम गलत करके आ रहे हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होती है? फिनोल की रिएक्शन। नहीं पढ़ाई थी क्या? ब्रोमीन वाटर नहीं दिया हुआ कि तुम बेंजाइलिक हेलोजिनेशन कराओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तुम पूछ क्या रहे हो? CH2Br कहाँ बनेगा ये तो बताओ मेरे को। राहुल माइक अनम्यूट करके बोल बेटा। हो गया मैम क्लियर, वो मैम मैं गलत सोच रहा था। ठीक है, ब्रोमीन वाटर है, फिनोल है, तो लगाओ फिर वही अपना ब्रोमीन वाटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन नाइट्रेशन करवाते हो तो होता क्या है? वैसे तो हमारे हिसाब से ऑर्थो और पैरा वाला बनना चाहिए, जो कि बनता भी है, बट पैरा वाला 51% बनता है, ऑर्थो वाला 2% बनता है, और जो मेटा वाला बनता है वो 45-47 कुछ बनता है, 47 एग्जैक्ट है ना, 40 से ऊपर है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसका कुछ एनिलीन जो है, कुछ पार्ट इसका एनिलीनियम आयन में भी कन्वर्ट हो रहा होता है रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रेशन में एसिड है, एसिड H+ देगा, और ये जो है एनिलीनियम आयन मिलेगा, और ये क्या है हमारे पास? मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा के साथ हमें मेटा भी मिलता है, और मेटा हमें मिलता है 47%। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोर देन 40% ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। यही हमारा क्या था? करेक्ट आंसर था। ठीक है, तभी कह रही हूं तुम लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों का स्ट्रेटेजी कई बार गलत होता है टू रिवाइज द चैप्टर्स। तुम लोग क्या सोचते हो कि चलो मैं पूरा केमिस्ट्री रिवाइज करके जाऊंगी या जाऊंगा, लेकिन ये सही काम नहीं करती है, ये चीज बैकफायर कर जाएगी तुम्हारे ऊपर ही, अगर तुम सोच रहे हो कि पूरी केमिस्ट्री पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी मैं। अपने 5-5 अपने 3-3 चैप्टर करके उठाओ रिवीजन के लिए, और उन्हीं को प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से। अगर मान लो आज क्या है, मंडे है ना, अगर तुम कोई कह रहे हो कि मंडे से थर्सडे तक मैं केमिस्ट्री के 3 चैप्टर रिवाइज करूंगी या करूंगा, ठीक है, फिर थर्सडे से जो संडे आएगा वो 3 नहीं करोगे, अगले 3 करोगे। तो ऐसे करके ही तुम्हें तुम्हें तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एक ही बारी में 20 चैप्टर हैं तो चल 10 में कर जाती हूँ, 10 में अगली बार करूंगा, तो वो स्कोर तुम्हें दिखेगा ही नहीं तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे। और जबकि इस टाइम पे मैं कभी भी नहीं बोलूंगी तुम लोगों को शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, तब करना जब पेपर बहुत पास में आ रहा हो। अभी तो तुम अपने नोट्स रिवाइज करो ना। जितनी बार तुम नोट्स रिवाइज करोगे ना, हर बार टाइम कम होता जाएगा। अगर मान लो तुम कोऑर्डिनेशन को रिवाइज करने में 2 घंटे लगा रहे हो या 2.5 घंटे लगा रहे हो, तो दोबारा जब तुम रिवाइज करोगे तो वो 2.5 घंटे से कम कर दो, 35-40 मिनट। यही स्ट्रेटेजी होती है रिवीजन की। जैसा तुम कर रहे हो वो गलत है, जो बच्चे का तभी स्कोर इंप्रूव हो ही नहीं रहा है। ठीक है, क्या हो गया राहुल? राहुल ऐसे ही करता है ना, ऐसे लगता है स्पैमर आ गया है। तो अपने तरीके को बदलो, जैसे तुम रिवाइज कर रहे हो इस तरीके से मत जाओ, मुझे सारा कुछ करना है। सारा कुछ तो किसी से ही नहीं होता, मेरे से ही नहीं होता सारा कुछ है। चलो आगे कर लोगे इतना, ठीक है, चलो आगे चलती हूँ मैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं
किसका ठीक था ये सवाल? हैंड रेज करेंगे प्लीज। आदर्श चाटा लगाऊं? ये स्किप करके आए तुम हैं? 10 बच्चों का सही था ये। अच्छा, 10 का, बाकी 10 गलत। मनीषा गलत था क्या या छोड़ के आए थे? मैम मैंने एक किया था इसका। ए किया था तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो? कैसे किया था ए, मेरे को बताओगे थोड़ा? मैम पीसीसी। हाँ बोलो, पीसीसी क्या करेगा? मैम जो वो क्या बोलते प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, और हमारे पास टॉल्विन और बीआर और रेड फास्फोरस दिया हुआ है, वो ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा। आंसर तो तुम ठीक निकाल के आए, बट पीसीसी का रोल गलत है। रविंदर किस में चेंज करेगा ये प्राइमरी अल्कोहल को? पीसीसी मैम कार्बोक्सिलिक एसिड में, माइल्ड ऑक्सीडाइज। प्राइमरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू सीओएच में, क्या पीसीसी ये करेगा? फिर ये क्या करेगा बेचारा? मैम सी डबल ओ, जहां तक तो सी डबल ओ बन जाएगा, NaOH के साथ करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर नो नो मैम, सी डबल ओ एंड Na बनेगा, फिर ब्रोमीन के साथ करेंगे तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन है रविंदर? मैम हाँ, ये नहीं पता मैम, रिएक्शन भूल जाता। गड़बड़ कर रहे हो अभी। फिर भी पिछले पिछले पेपर में भी पीसीसी आया था, वहां पे भी बोला था मैंने। तुम लोग लगता है कान में वो एयरपोर्ट्स लगा के बैठे तो मैं जब पढ़ाती हूँ है पीसीसी क्या करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा ना ये। हाँ हाँ जी। हाँ जी, प्राइमरी अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, ये एसिड में करता ही नहीं है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेकेंडरी को कीटोन में। तो फिर पहले जाके तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ, फिर जो आपका टोलिन्स रिएजेंट है बेसिकली ये क्या करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है आपके उसमें एसिड में। तो पहले सोल्ट बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस दी हुई है तो वो COOH बन जाएगा, राइट। उसके बाद ये कौन सी रिएक्शन अपनी? HVZ रिएक्शन। HVZ। ठीक है, उसमें क्या होता है? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे चाहिए होता है, और अल्फा पोजीशन पे H हटा के क्या लगाना है अपने को? हेलोजन लगाना है। तो ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें दिक्कत होती है, सिक्वेंशियल रिएक्शन को उठाओ, उसकी खाली PDF उठाओ और जब मन करे उसको प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। अगर तुम्हें लगता है रिएजेंट में ही दिक्कत है, रिएजेंट वाली PDF उठाओ, उसको 10-10 रिएजेंट डेली रिवाइज करते रहो। कोई बात नहीं आदर्श, आगे ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन चलते हैं। अगेन रिएजेंट बेस्ड सवाल है, वो तो आएगा बेटा पेपर में, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, अपने जेई में भी आएंगे। अमाइड P2O5 H2O निकलेगा। तुम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्यों स्किप मार रहे हो यार? ऐसा भी नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ाया। उसके बाद है CH3 MgBr, और हाइड्रोलिसिस करा दी है तुम लोगों ने। प्रिंस हो गया था ये वाला? प्रिंस राठौर? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा अटैक करेगा, तो अपने पास क्या बनेगा देखो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? C डबल बॉन्ड NH कन्वर्ट हो जाता है CO में, है ना। कीटोन बनता है इसमें बेसिकली हमारे पास। डन। अब ये रेडी हो गया हमारे लिए नेक्स्ट रिएक्शन करवाने के लिए, विच इज आइडोफोम रिएक्शन। आइडोफोम का ये भी सवाल आया है तुम्हारा, इंटीजर बेस्ड में भी आया है बेटा। जेई में अपने को इसी टाइप के सवाल मिलेंगे। तो ये क्या करेगा आइडोफोम में? मैंने तुम्हें बोला था जो मिथाइल वाला पार्ट है दैट विल कन्वर्ट इनटू CHI3, और जो बाकी पार्ट है वो किस में चेंज होगा? एसिड में चेंज होगा। और हाइड्रोलिस पहले तो सोल्ट बनेगा,
फिर हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद एसिड बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, रिएजेंट को, सिक्वेंशियल रिएक्शन को करते रहो, तुम सिर्फ वही कर लोगे ना ऑर्गेनिक में जिसकी वीक है, तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। लेकिन उसको करते रहो आप, ठीक है। उसका वो निकलवा लेना, खाली वाली जो ब्लैंक वाली जो पीडीएफ मैंने भेजी थी ना तुम लोगों को, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना तुम लोग, ठीक है। 2-3 निकलवा लो और हर बार रिवाइज करके, मतलब खुद से करके उसको रख दो, दूसरा वाला निकाल लेना थोड़े दिन बाद, ताकि उसका रिवीजन चलता रहे, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट चलते हैं हम 38 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो क्या बोला है, ये तो कर दिया होगा। कॉपर +1 D10 होता है, जिंक 2 + D10 होता है, तो ये ही कलरलेस है, तो ये ठीक है। ये कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ और जिंक 2+, ये गलत है, कलरलेस नहीं होता, ये D9 होता है, तो कलर्ड होता है ना, ब्लू कलर। Fe+3 ग्रीन इन कलर। देखो कलर याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, जो मैंने याद करने के लिए बोला हुआ है वो तुम कर सकते हो, बाकी Fe3+ नहीं होता ग्रीन कलर का, Fe3+ आपका ब्लूइश कलर का होता है, तो ये गलत है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ MnO4 नेगेटिव इज कलरलेस, नहीं, इसका तो अपना कौन सा कलर होता था याद है, डार्क पर्पल, ड्यू टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते थे, क्वेश्चन को आसान बना दिया था उसने तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो 38 का ए आएगा। ये बड़ा अच्छा लगा यार मेरे को क्वेश्चन, संदीप हुआ था ये वाला क्वेश्चन। देखो पहली रिएक्शन अगर तुम ध्यान से देखो, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, SN2 या SN1, तुम मुझे बताओ, सारे बच्चे बताओ, SN2 है या SN1? मैम SN2। SN2, क्योंकि आपका यहाँ पे आप SN1 करवा ही नहीं पाओगे, बिकॉज मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज नॉट स्टेबल, तो ये जाएगा SN2 पाथवे से। नाउ यू हैव टू कंपेयर द रेट। इथेनॉल आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और DMSO आपका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, और आपको पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, और आपको अच्छे से पता है कि SN2 पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में फास्ट होती है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट उसको क्या करते हैं, फेवर करते हैं, क्योंकि याद करो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता था, आपके कैटायन और एनायन दोनों को सोलवेट कर लेता है वो, गेटिंग माय पॉइंट। जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को सोलवेट कर पाता है, एनायन को नहीं, जिससे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए DMSO यहाँ पे DMSO के केस में SN2 का रेट जो है वो ज्यादा होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। डन है, चलो आज मेरे को लगता है जल्दी फ्री हो जाओगे तुम, थोड़ा सा और रह गया बस। The element like fluorine, chlorine, oxygen, etc. have high values of electron affinity, act as strong oxidizing agent। देखो strong oxidizing agent का मतलब अपने पास है क्या, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे, रिड्यूस करे, खुद का रिडक्शन। और खुद का रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही तो है करना चाहते हैं ये, बोलो क्या कहते हो। ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव बनाना चाहता है, ये भी Cl नेगेटिव, ये भी O नेगेटिव, ठीक है। तीनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आगे चलते हैं, फर्स्ट तो हमारे पास ठीक है, और देखो सब में फर्स्ट है, तो चेक नहीं भी करते तो भी काम बन जाता। फिर वो कह रहे हैं एलिमेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में ही टाटा बाय बाय हो जाए उसका, ठीक है। अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से जल्दी निकल जाए, और निकलेगा तो क्या आएगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज। तो यानी कि सेकंड वाला भी हमारा सही है। अब देखो S2 नेगेटिव, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद करवा देती हूँ ये कॉन्सेप्ट, आ जाओ। तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा होगा,
पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे अपन लोग जब मैं पढ़ाऊंगी ये। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ इसको। देखो रही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये है कि जब आप आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में, तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, जैसे आपका फ्लोरीन 2p5 होता है ना इसके पास, 2p6 बन जाता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव आती है। इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, गेन करके एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अब बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगी कोई स्पीसीज तो एनर्जी रिलीज होगी, नहीं, डिपेंड करता है कि आपके एलिमेंट का नेचर क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 2s2 2p3 होता है, ये हाफ फिल्ड है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? अगर तुम उसको जबरदस्ती दिलवा दोगे तो तुम्हें इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें देने के लिए देनी पड़ जाएगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। जैसे बेरिलियम है, फुल्ली फिल्ड है, उसको चाहिए ही नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। नोबल गैस है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो आपका क्या है, वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हमेशा पॉजिटिव आती है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है हमेशा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बताती हूँ। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, इधर आना। ऑक्सीजन अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो ये गेन करके O नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। जब मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करवा रही हूं बेटा तो ये बनाएगा O2 नेगेटिव। तो तुम ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के ऊपर पहले ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है। तुम ऊपर से क्या कर रहे हो, उसके अंदर क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हो। कोई बात नहीं पीबक, इट्स ओके, देख लो एक बार। पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तुम और इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हो, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इनमें क्या होती है आपस में, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो उस देखो, जब ये O2 नेगेटिव बनता है ना, एनर्जी रिलीज होती है नो डाउट, बट इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी तुम्हें इस रिपल्शन को ओवरकम करने में एनर्जी देनी पड़ जाती है। तो ओवरऑल जो तुम्हारा प्रोसेस होता है दैट विल बी एंडोथर्मिक, और डेल्टा H EG यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो चेंज देखने को मिलता है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है, समझे। तो देयर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन O नेगेटिव एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो उसमें ऐड हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। फर्स्ट वाली नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। तो यानी कि हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट थी ना वो भी ठीक ही थी। अब आगे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव इज एक्सोथर्मिक वेयर एज फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव इज एंडोथर्मिक। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Cl नेगेटिव एक्सोथर्मिक होगी, यस। इसकी तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, 343 के आसपास होती है, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू नहीं पता, बट हाँ 350 के आसपास होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि सारी ही स्टेटमेंट अपनी क्या थी, सही थी, ठीक है। तो जब पीरियोडिक टेबल रिवाइज नहीं किया है, जब मैं करवाऊंगी तब तुम लोग अब पढ़ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम नोटिस करो, कोऑर्डिनेशन से बार बार यही सवाल आ रहा है, अब याद गलत मत करना। FeCN6 Fe+3 D5 SFL, गर्व किया था क्या ये वाला, गर्व जी किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था तो तुम लोग क्यों नहीं किया, पहले तो मेरे को ये बता दो। तो D5 क्या होगा, ये होगा हमारा अनपेयर्ड D2sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, पेयरिंग करा दी।
Fe+2D6 होगा तो ये भी पेयर हो जाएगा D2sp3, और कोबाल्ट हमारे पास +3 में है और ये वैसे भी SFL ही है, तो इसका भी सेम ही हो जाएगा D2sp3। तो सारे के सारे ही क्या थे अपने D2sp3 थे। मैम लेकिन ना इसमें जो अभी जो हमारी जो करेक्शन के लिए आती है लिंक, उसमें ना एक गलत ऑप्शन दे रखा है बी, नहीं। उसमें बी, हाँ उसमें बोलो। मैंने डी ऑप्शन क्लिक वो करा था सेलेक्ट, तो उसमें बी बता रहा है मेरे में। नहीं, पर इसका तो आंसर की में भी डी है। एक बार दोबारा चेक करो और स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे को, हम देखता हूँ। ठीक है? अब मतलब क्लास के बाद भेज देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई r and 4r। ओके, ये तो तुम्हारे फिजिक्स से रिलेटेड है, वैसे बाकी केमिस्ट्री में भी आता है। स्किप मार दिया था, अब मत मारना, मैं बता देती हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट जिनकी रेडियस r और 4r है। टाइम कितना लगेगा बाय देम T2:T1 टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। हाँ, पहले भी आया था ये, तुम जब सबसे पहला तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट हुआ था तब आया था ये। देखो, इसमें आपको ये पता होना चाहिए पहले तो, जो आपका टाइम पीरियड है वो होता है आपका 2πr/v, ठीक है? तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/v, और आपको पता है r क्या होता है 0.529 n²/z, ठीक है? और वेलोसिटी क्या होती है 2.1 इलेक्ट्रॉन की 6z/n मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n²/z के, और v है z/n के। तो यानी कि t क्या हो गया अपना n³/z, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, हाइड्रोजन एटम बोला है क्या? नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो मुझे z1 ही लेना पड़ेगा। ये हो गया डन। और r क्या होगा n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो T1/T2 क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम और रेडियस का रिलेशन चाहिए, तो n1³/n2³। बोलो हाँ या ना। और R1/R2 क्या हो जाएगा n1²/n2²। तो एक काम करो ना, स्क्वायर हटाओ, अंडर द रूट ले लो। बोलो क्या कहते हो? अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा अपना R1/R2 इसका क्यूब, ठीक है जी? इसको मैं 3/2 लिख दूं। चलो, R1 क्या है R, और ये क्या अपने पास 4R, ठीक है? तो अपने पास आ गया T1/T2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पीर बख्श, लिख लो इसको, ध्यान रखना 1/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दो इसको। तो ये गया T1/T2 आ गया अपने पास 1:8, और आपसे पूछा था T2/T1, तो ये आ जाएगा 8:1। तो इसका आंसर अपने पास डी था। T1 के करस्पॉन्डिंग रेडियस r था, T2 के करस्पॉन्डिंग रेडियस 4r था। लिख लो इस फॉर्मूले को, फिजिक्स में भी आता है ये तुम्हारा, केमिस्ट्री में भी आता है। फिजिक्स में ज्यादा पूछा जाता है इससे रिलेटेड सवाल, केमिस्ट्री में एडवांस में पूछा जाता है, इसमें मेंस में रेयर ही है पूछ लो तुमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ जाइए। विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू? pH5 BCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल ठीक है। pH5 तो वैसे ही नहीं करता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसमें, सॉरी BCl5 नहीं करता, BiF5 करता है, ठीक है। और pH5 भी नहीं करता है। बिस्मथ में सिर्फ आपका F वाला करता है, BiF5। अगर ये भी याद है तो भी काम चल जाएगा। p/d बॉन्ड प्रेजेंट है, यस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास P है और सल्फर के पास D है, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, ये भी ठीक है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है अपने पास,
थर्ड और फोर्थ चेक कर लो, तुम्हें जो आसान लगे। सिलेनियम टेट्राफ्लोराइड और CH4 का सेम शेप एंड ज्योमेट्री होगा कि गलत है? इसका तो वो होगा ना, सीसो, ये उसका है ना, ऑक्सीजन वाली फैमिली का। तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जबकि ये तो अलग ही है, sp3 टेट्राहेड्रल। तो फोर्थ गलत है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये I3 को ऐसे लिख लेना। दो बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर आ रहे हैं यहाँ पे, तो बेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। ये वाला देखो, राहुल क्या होगा इसका? मैम आंसर तो आ गया था मेरा, भी एक बार देख लेता हूँ। आपका SN1 बताना है ना, तो सब में बना लो कार्बोकेटाइन। वेस्टर्न कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे इसमें। हाँ, तो फर्स्ट हो गया ये अपना सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये अपना हो गया फोर्थ। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रहा है सेकंड वाले में, देखो, है ना, और हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज कर रहा है इसको 3 अल्फा H। तो 2 का तो सबसे ज्यादा होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, 3 का देखो भाई साहब, 3 में sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे sp3 पे। तो भाई साहब sp3 sp2 पे तो कतई ना होगा स्टेबल, है ना। तो 3 वाला तो मेरे ख्याल से सब पे पीछे आएगा, देखो ये वाला एक ही ऑप्शन है, कर दो इसको। और फिर क्या आएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा, सेकेंडरी है, या यू कैन से 6 अल्फा H से स्टेबलाइज कर रहा है यहाँ पे 3 अल्फा H है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। डन। सुमित है क्लास में? यस मैम। क्या कर रहे हो आज सुमित? मैम पढ़ रहा हूँ। वो क्या पढ़ रहे हो? जो आप पढ़ा रहे हो। अच्छा, लगता तो नहीं। ये देखो भाई, ये पीर बख्श तुमने पूछा था ना, हाँ इसका आंसर गलत है भाई तुम लोगों के उसमें पेपर में, मतलब जो आंसर की था, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे है ना उन्होंने अराउंड जीनोन। तो पेयर्ड पूछे तो भाई साहब 3 आना चाहिए इसका आंसर, पता नहीं क्यों इन्होंने 6 दिया हुआ है। पेयर्ड का मतलब तो यही हो गया ना, एक पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ, तो अगर टोटल 6 है तो फिर यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। बेटा जीनोन के अराउंड देखो ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैम ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, हाँ पेयर की बात कर रहे होते तब मैम तीन वो तो होते। लोन पेयर है। लोन पेयर तो 3 है ना। मैम पेयर इलेक्ट्रॉन 4 नहीं हुए फिर? 4 क्यों होंगे बेटा? मैम एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का। तुम इसको भी काउंट कर रहे हो क्या? मैम जो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन वो ये हो गया ना पेयरिंग वाला, 1 2 3। मैम जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्लोरीन ये के वाला साथ। बोल रहे हो क्या ये? यस मैम। इसको तो करना ही नहीं अपने को, अपने को नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो इसका आंसर मैम 3 दिया हुआ है ना, तुम्हारे उसमें 6 दिया हुआ है। 6। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो नहीं होंगे जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ना, कर तो ये बात इसी का रहा है, लोन पेयर की बात कर रहा है ये। अगर टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड पूछ रहा है लोन पेयर पूछता तो 3 आते। हम्म, 3 नहीं आएगा, 6 ही आएगा। लोन पेयर पूछता तो 3 आते, मैं लोन पेयर की तरह क्यों कंसिडर कर रही हूँ इसको। 6 आएगा इसका आंसर। 6 है क्या आंसर की में इसका, या 3 है? यस मैम 6 है। ठीक है, ठीक है, मेरे दिमाग में लोन पेयर की तरह होगा। काउंट कर रही हूँ इसको मैं। नहीं, टोटल पूछे हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 6 आएंगे, ये और ये 6 आएगा इसका आंसर। सॉल्यूशन दे रखा है क्या इसका तुम्हारे उसमें, सॉल्यूशन वाले आंसर की में? हम स्ट्रक्चर बनाया है बस, और जो हमारा जो रिजल्ट आया है उसमें तो 6 दिया है। अच्छा, नहीं मतलब सॉल्यूशन नहीं दे रखा ना उसमें। एक मिनट रुको, अगर मैं इसको भी 6 आना चाहिए आंसर, अगर मैं इसको भी करती, अरे रुको यार, अपना अपने पास रखो, 1 मिनट रुको। ठीक है, 6 ही आएगा। बॉन्ड वाले नहीं काउंट करने आपको, बॉन्ड वाले नहीं काउंट करने हैं, सिर्फ यही वाले करने हैं, 6 आएंगे। ठीक है, 6 आएगा आंसर। अगर तुम इसको भी काउंट कर लेते तो फिर कुछ आंसर 6 नहीं आता, फिर तो क्या आता, 5 आता, फिर तो 5 तो नहीं है आंसर, 6 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी फिर भी मैं इसको एक बार देख लूंगी कि क्या, मेरे हिसाब से तो 6 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पूछा है ना, तो मतलब वो लोन पेयर जो है ना उसके अराउंड उसकी बात कर रहा है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा है। समझ रहे हो, उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन में मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो फ्री है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर 6 होना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर भी मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगी क्या है क्या नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है क्वेश्चन। खैर कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा वैसे जीओसी से है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिलीन। तो जब आप नाइट्रोजन को डिटेक्शन करने के लिए टेस्ट करते हो, या फिर हेलोजन की डिटेक्शन के लिए टेस्ट करते हो, तो उसके लिए आप लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हो, एलई बनाते हो। तो वही बोला हुआ है, अगर आपके, क्योंकि आप एनिलीन कर रहे हो, मतलब क्योंकि आप एनिलीन ले रहे हो और एनिलीन में होता है नाइट्रोजन। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो, वैसे मैंने क्वेश्चन लेना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपको नहीं आता है। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। इसमें होता क्या, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, आपके पास क्या होता है ना, ये आता है जीयूसी में आता है ये लोगों को। आप अपन करेंगे इसको, अपने पास टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली इसको कराऊंगी, मैंने दिए भी हैं इसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर। सो देखो, जनरली ये आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जब आपको पता लगाना होता है कि आपके सैंपल में हेलोजेंस है या फिर नाइट्रोजन है या नहीं है, तो उसके लिए आप लोग लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हो। और वो बनता कैसे है, आपके लैब में फ्यूजन ट्यूब्स होती है, ऐसे छोटी छोटी होती है। तुम लोग गूगल पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो इसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और सोडियम पड़ा होता है लैब में, तो छोटे छोटे पीसीस जो है सोडियम के आप इसमें डाल, मतलब एक पीस डालना है, सिर्फ एक, मैंने डाल दिया। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है, ध्यान से देख लो, यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ ना लिखो। ठीक है,
जो क्वेश्चन तुम लोगों को गलत नहीं करने चाहिए वो तो गलत कर देते हो तुम लोग, और जो जहां पे वो होता है वहां पे टिप्पणियां शुरू हो जाती है तुम लोगों की। इधर आओ, इधर देखो, ये नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब तुम क्या करो, इनको गर्म करो, ठीक है। पहले इसको गर्म करो, और तब तक गर्म करना है जब तक जो ये सोडियम है शाइनी ग्लोब्यूल ना बन जाए, मतलब बिल्कुल सिल्वर कलर का ना हो जाए, ठीक है। सेम इसी तरीके से सबको गर्म कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो तुम्हें सैंपल मिला है, बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है, स्पैचुला में बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा लेके इसमें डालना है, सब में, ठीक है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, फिर गर्म करना है, और तब तक गर्म करना है 1 बाय 1। जो आपके पास लैब में होल्डर पड़ा होता है, एक सेकेंड, बैटरी गई मेरी। टेस्ट ट्यूब होल्डर सुना है तुमने? टेस्ट ट्यूब होल्डर सुना है? हाँ, तो एक एक करके उसको पकड़ो, बर्नर के पास लेके जाओ, और तब तक गर्म करो जब तक आपका रेड होट ना हो जाए, ठीक है। फिर आपको एक चाइना डिश लेनी है, जैसे गर्म हुआ ये टेस्ट ट्यूब इसमें डाल दी, वो टूट जाएगी, फिर इसको डाल दो, फिर इसको डाल दो, फिर इसको डाल दो, ठीक है, बन गया। अच्छा, फिर क्या करना है, ये डल गया, ऊपर से आपको डालना होता है इसमें डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। इसको गर्म करो, और तब तक गर्म करो जब तक थोड़ा सा इसका वॉल्यूम रिड्यूस ना हो जाए, और उसको क्या कर लो तुम, फिल्टर पेपर की हेल्प से अलग से एक बीकर में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लो। वो तुम्हारा बन जाएगा लसाइन एक्सट्रैक्ट, जिसको आप यूज करोगे नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए और हेलोजन के डिटेक्शन के लिए, राइट। तो अगर तुम्हारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ध्यान से सुनो, ये हमने काम क्यों किया, लाइक हम सोडियम के साथ क्यों फ्यूज करवा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो तुम्हें मिला है लैब में, उसमें कार्बन तो होगा, अगर उसमें नाइट्रोजन है तो भाई साहब नाइट्रोजन भी होगा। तो जब ये सोडियम के साथ फ्यूज होगा तो ये आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। सो कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये सोडियम फ्यूजन कराते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा तभी वो टेस्ट दे पाएगा, ठीक है। तो ये काम हो गया। बस उसके बाद क्या करना होता है नाइट्रोजन के लिए, हम उसमें क्या करते हैं, मान लो हमारे सैंपल में अगर नाइट्रोजन है, ये ले लिया जो तुमने बनाया, उसके ऊपर से डाल दो फेरस सल्फेट, ठीक है, गरम करो, ऊपर से डाल दो H2SO4। अगर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो एक सुंदर मोर के पंखों का कलर देखा है तुमने, मोर के पंखों कलर का वैसा कलर आता है, प्रशियन ब्लू कलर उसको बोलते हैं, प्रशियन ब्लू कलर उसको बोलते हैं। और वो प्रशियन ब्लू कलर किस वजह से आता है, इस कंपाउंड की वजह से आता है, फेरिक फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको। दिस इज, इस कॉम्प्लेक्स को ही हम, इसका जो कलर होता है प्रशियन ब्लू कलर आता है, ठीक है। सो आपका जो आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एनिलीन दिया है ना, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो आपका प्रशियन ब्लू कलर आएगा। और प्रशियन ब्लू कलर किस वजह से आता है, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी भी ऐड की है, ये तुम्हारे पेपर में ही सॉल्यूशन दिया हुआ है और काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो जब तुम पढ़ोगे तो तब तो मैंने पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो इसमें वही लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें समझाया है, राइट। तो इसकी वजह से आपका वो ब्लू कलर आता है, प्रशियन ब्लू कलर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन एक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है, वैसे तो मैं थर्मोडायनेमिक्स के तुम लोगों को क्वेश्चन ज्यादा करवा नहीं दी हूँ, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मुझे बहुत ज्यादा तुम्हें थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल अगर आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखते हो बेटा, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। पीवी क्या होता है, एनआरटी। जब क्वेश्चन नहीं आता आप लोगों को तो नहीं करना है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एनजी आर टी, ठीक है।
आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है हीट फॉर्मेशन ऑफ CO एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो डेल्टा U जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम बोलते हैं और ये हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो, डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकालना है तुम लोगों को। डेल्टा NG क्या होगा, इक्वेशन लिखो। डेल्टा NG होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर नंबर ऑफ ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2। R आपका होगा, कैलोरी में क्या होता है, R की वैल्यू 2 होती है, टेम्परेचर आपको दिया ही हुआ है, तो आंसर आ जाएगा इसका 300 केल्विन, सॉरी 300 केल्विन कह रही हूँ, 300 कैलोरी। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे पेपर में। तो डेल्टा H इज योर चेंज इन एंथैल्पी और डेल्टा U क्या है आप लोगों का चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वो आप लोगों को निकालना था। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देख लो। आइडोफोम टेस्ट कौन कौन से मॉलिक्यूल देंगे? ऐसा अल्कोहल जिसको ऑक्सीडाइज कराने पे मिथाइल कीटोन की लिंकेज मिल जाए या फिर मिथाइल कीटोन वो ऑलरेडी हो, जैसे ये तो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये दे देगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम ये क्वेश्चन छोड़ के आए हो ना तो बहुत ही गलत किया है तुम लोगों ने, बहुत ही गलत। ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CHO में। ये भी नहीं, फिनोल नहीं देगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। तो आंसर आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अपन ने किए हैं ऐसे क्वेश्चन, हाफ लाइफ दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला। तो बस कोई भी 2 हाफ लाइफ ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग उसका प्रेशर ले लो। मैंने तुम्हें बोला था ये वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो 3.52 बाय 1.82 100/50, तो ये लगभग लगभग 2 पे जा रहा है ना? तो ये आ जाएगा आप लोगों का 2। कौन सा बेटा? बेटा जो ये हाफ लाइफ और प्रेशर है ना, यहाँ पे जो हाफ लाइफ जैसे मान लो 3.52 दी हुई है, तो उस टाइम पे आपका जो क्या बोलते हैं इनिशियल प्रेशर है वो 50 था। जब आपका हाफ लाइफ 1.82 है तो आपका प्रेशर इतना है। ठीक है, तो इस केस में ये लगाना है आप लोगों को। जो तुम बात कर रहे हो ना P टोटल, P इनफाइनाइट, वो अलग वाले क्वेश्चंस में होता है। इसमें तो सीधा तुम लोग हाफ लाइफ के करस्पॉन्डिंग प्रेशर देखो। अगर ये मान लो 3.52 है तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 है और इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 है, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, बस जो तुम कह रहे हो वो अलग क्वेश्चन होते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं ना, नहीं लिखा है तो आप लोगों को रिलेशन तो पता है ना, वो तो लगाने आ ही जाएगा, वो तो समझ आ रहा है ना ये रिलेशन यूज करना आपको। वो आपको लिख के थोड़ी ना देगा इसमें इनिशियल प्रेशर है, वो नहीं लिख के देगा। उसने आपको हाफ लाइफ दे दिया, प्रेशर दे दिया, तो आपको समझना है कि भाई यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ए मेटल प्लेट ऑफ डायमेंशन इतना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर हैज टू बी कोटेड, दोनों साइड लगाया है, दोनों साइड। तो दोनों साइड लगाया है तो इसको आपको वो करना पड़ेगा ना, 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो, बोलो क्या कहते हो? अच्छा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगेगा टू डिपॉजिट कॉपर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर थिकनेस? तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा ना,
बोलो। करंट आपको दिया हुआ है, Z की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डेंसिटी दे रखी है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? W is equal to IT. ZIT। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है टाइम, टाइम निकालना है ना। हाँ, तो W इज इक्वल टू ZI। मास कैसे निकालोगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 0.04 इंटू 9। Z आपको दिया ही हुआ है, I आपको दिया हुआ है, निकाल लोगे? मैम हाँ जी। ये वॉल्यूम में एक और 2 कहाँ से आया? नहीं, वॉल्यूम में नहीं आया आपका। यहाँ पे देखो ये बोला हुआ था ना, मेटल प्लेट ऑफ डायमेंशन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो कोट किया है ना वो दोनों साइड किया है कॉपर के, तो आपको दोनों साइड का लेना है, एक साइड का 2 सेंटीमीटर, दूसरे साइड का 2। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। थिकनेस तो 0.01 ही रहेगी बेटा। ठीक है, सो बस इसको सोल्व कर लेना और आंसर देख लेना। इसका शायद 800 सेकंड कुछ आंसर था तुम लोगों का। ठीक है, सो ये थे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हें करने हैं। बाकी तो ठीक है, बाकी कुछ और दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो देखो जो भी तुम्हारे इंटीजर बेस सवाल हैं, पहले आते थे तुम्हारे जेई में 10 में से 5 करने होते थे और वो 5 आसानी से मिल जाते हैं। अगर अब तुम्हारे इंटीजर बेस की बात करो तो वो 5 ही आते हैं। तो आप कभी भी ऐसा नहीं होगा, ना तुम्हारे मॉक टेस्ट में ना ही तुम्हारे फाइनल जेई में, कि 5 के 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दे या फिर 5 के 5 क्वेश्चन तुम लोगों को फिजिकल से दे दे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो 5 में से 2-3 तो बना लोगे अगर तुमने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पढ़ा है। अगर मान लो मैं बोल रही हूँ फिजिकल में डर लगता है कि कैलकुलेशन पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी, तो अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से भी आएंगे तुम्हारे इंटीजर बेस्ड, तो 5 में से 5 डिफिकल्ट नहीं होते। ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने नोटिस किया आप में से बहुत बच्चे छोड़ देते हो देखते ही इंटीजर बेस्ड। ठीक है, तो छोड़ा मत करो, देख लिया करो एक बार कि क्या पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत हो तो आप पूछ लेना मेरे से, और बाकी तो यही था तुम्हारा। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ जो आपके मॉक टेस्ट डिस्कशन होते हैं, जो पहले वाले टेस्ट